साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको क्या चाहिए? अधिकतम अंक। और अधिकतम अंक कब मिलते हैं? जब आपका कंटेंट अच्छी क्वालिटी का होगा और प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन होगा और कम समय में आप ज़्यादा लिख पाएंगे। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? अपने उत्तर में डायग्राम, कुछ कथन, बेहतरीन भूमिका और एक अच्छा सा निष्कर्ष। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी आंसर राइटिंग का, वो होता है मेन बॉडी। मेन बॉडी अर्थात जहाँ हम क्वेश्चन की जो मुख्य मांग होते हैं वो पूरा करते हैं। मेन बॉडी में क्या होगा कि आपको कुछ पॉइंट लिखने होंगे, ऐसे हेडिंग डालकर उसके नीचे सब हेडिंग डाल सकते हैं और फिर पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, जैसे हम डिस्कस करते हैं अपने आधार सीरीज में भी। अब प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ चाहिए आपको? जैसे जीएस थर्ड का मैं आज बताऊंगा आपको, माइक्रो नोट्स और डायग्राम और डेटा कैसे आपको यूज करना है और कैसे आपको बनाने हैं। क्योंकि काफ़ी छात्रों की ये क्वेरी थी कि सर माइक्रो नोट्स बनाने क्या ज़रूरी है और कैसे बनाए जाएं। आप देखिए, जैसे भी जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखते होंगे, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, सब यही बोलते हैं आपको कि आप अपने माइक्रो नोट्स बनाइए 3 से 4 पेज के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज के, एक सब्जेक्ट के, अर्थात एक पेपर के। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो सबसे पहली बात तो यह कि आपका कंटेंट ठीक ठाक तैयार होना चाहिए, तभी माइक्रो नोट्स बनेंगे। आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो नॉलेज नहीं है तो आप बेसिक किताबें पढ़ेंगे, लेकिन तभी तुरंत नोट्स नहीं बनाएंगे। बनाएंगे भी तो बड़े नोट्स बनेंगे, वो माइक्रो नोट्स नहीं बन पाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो ठीक है, आप शुरू में बड़े नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले ना आपको ये माइक्रो नोट्स चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपको लगातार एग्जाम देने पड़ते हैं और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दोगे, आपको मुश्किल से शाम को 4 घंटे मिलेंगे याद करने के लिए, 4 भी नहीं 3 ही घंटे मिलेंगे। और जब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देने के बाद सेकंड शिफ्ट होगा तब तो आपको मुश्किल से आधा घंटा मिलेगा, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा मिलेगा, उसमें खाना पीना जाएगा, चेक इन चेकआउट का टाइम जाएगा, बायोमेट्रिक्स का टाइम जाएगा। तो आप अगर जितने संक्षिप्त नोट्स रख सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब ये माइक्रो नोट्स बनाए कैसे जाएं? और इसके अलावा आपके माइक्रो नोट्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? आपके पास एक फैक्ट शीट आप बना लीजिए। स्पेशली जीएस 3 में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 में, क्योंकि वहाँ डेटा की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे GS 1 और 2 है, उसमें कुछ कथन, श्लोक, उद्धरण वगैरह, ऐसे ही एग्जाम्पल्स, ऐसे ही GS 4 में। तो जितने भी आपके पेपर है GS 1 to 6 यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में GS 1 to 4, उनके आपको माइक्रो नोट्स, डेटा शीट, डायग्राम आपके पास होने चाहिए। क्योंकि क्या है, आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना जरूरी है। ये केवल यूपी पीसीएस की डिमांड नहीं है, ये यूपीएससी की भी डिमांड अभी यही आ चुकी है। आप देखते होंगे टॉपर्स जो आंसर लिखते हैं वो बड़ा ही नीट एंड क्लीन होता है। एक पेज पर अगर वो आंसर लिखते हैं ऐसे, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ उनकी जो है भूमिका लिखी हुई है, और उसके बाद जो मेन बॉडी होती है ऐसे 1 या 1.5 पेज की, तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग और बुलेट पॉइंट का प्रयोग करते हुए वो लिखते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है वो लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं या फ्लो चार्ट या ग्राफ, जो जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड है वो सब आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इसका, माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं। माइक्रो नोट्स देखिए, मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ, उससे बेटर आप अप्रोच उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अगर उससे बेस्ट बनाना है, नहीं तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, ये 3 टॉपिक GS 3 के मैं बता रहा हूँ आज आपको। साइबर सुरक्षा विज्ञान, ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम आगे डायग्राम भी डिस्कस करेंगे कैसे बनाने हैं, इस टाइप से कितने प्रकार के डायग्राम बनाए जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ फ्लो चार्ट या जो ग्राफ बना सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रो नोट्स। दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, और फिर मेंस के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइक्रो नोट्स होंगे, जैसे ही आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उत्तर धड़ा लिखते चले जाएंगे आप। अब ये GS 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइबर सुरक्षा विज्ञान। ये सीधा सीधा पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। पहली तो बात, आपके पास पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस पूरा होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप अपनी जहाँ भी पढ़ते हो, जैसे जो भी आपका रूम है या डेस्क है, उसके सामने पूरा पाठ्यक्रम आप चिपका लीजिए, अलग अलग एक एक A4 शीट के ऊपर प्रिंट आउट निकाल कर। फिर आप टॉपिक उठाइए पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, और उन सबको देखिए। पहले तो आपने पढ़ ही लिया होगा टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा आपका वो तो आपके याद ही होगा। अब उसके माइक्रो नोट्स बनाएंगे कैसे? आप सीधा ऐसे, जैसे ये टॉपिक है साइबर सुरक्षा विज्ञान, इसमें छोटा छोटा लिखेंगे आप। देखो, बड़ा नहीं लिखना है, पूरे स्टेटमेंट लिखोगे तो फिर तो फुल नोट्स बन जाएंगे। अब ये देखिए, एक पेज के ऊपर मेरे 3 माइक्रो नोट्स हैं। और यकीन मानिए कि जो भी जैव प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन आता है ना, उसका पूरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। वामपंथी उग्रवाद का अगर क्वेश्चन आता है, अगर आता क्या है, हर साल आता है, आपको पता ही है, तो कम से कम जो क्वेश्चन और जो थीम रिपीटेड है, जिन्हें लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, वो तो आपको बना ही लेनी चाहिए उन सबका तो माइक्रो नोट्स। बाकी जो कभी कभार पूछता है वो ठीक है, चल जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो रिपीटेड है और जिनके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, जैसे आईआर है, पॉलिटी एंड आईआर, सेकंड पेपर में आईआर के 4-5 क्वेश्चन आने ही हैं हर साल। तो उसका क्या होना चाहिए, आपको आपके पास एक पेज के ऊपर 2 भाग बनाइए ऐसे A4 शीट के। यहाँ क्योंकि आईआर के थोड़े बड़े नोट्स बनते हैं, यहाँ उदाहरण के लिए आपको यूएस भारत संबंध के ऊपर एक माइक्रो नोट्स बनाइए। फिर अपने पड़ोसी देशों में जो चल रहा है अस्थिरता, उसके ऊपर बनाइए। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर बनाइए। ऐसे करते जाइए और पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। अब मैं ये 3-4 टॉपिक आपको समझा देता हूँ, फिर ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे आपके इससे, और माइक्रो नोट्स भी आपको पता चल जाएगी क्या एडवांटेज है। अब ये देखिए, साइबर सुरक्षा विज्ञान है। आपको पता ही होगा भाई, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है? ऐसा साइंस जो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। तो आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन दे देंगे। फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है साइबर सुरक्षा घटक, आप उसमें बनाएंगे। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी चुनौतियाँ क्या है, महत्व क्या है, घटक पूछे भी हैं या नहीं पूछे हैं, तो आप नहीं पूछे हैं तब भी कोने में ऐसे, जैसे ये आशय है इसके पास, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और ऐसे या तो 4 पॉइंट ऐसे दिखा देंगे, या ऐसे करके 4 पॉइंट दिखा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जितने भी आपको याद है ना। देखिए, आंसर राइटिंग में एक चीज़ और है, जैसे आप उदाहरण के लिए आप कुछ लिखने जा रहे हैं, आपने ये बॉक्स बनाया, अब आपको 4 पॉइंट याद है तो आप बना देंगे ऐसे 1 2 3 4। और अगर आपको 5वां पॉइंट भी आ रहा है, याद आया कि यार मुझे 5वां घटक भी लिखना है, तो आप यहाँ ऐसे नहीं खींचेंगे, क्योंकि इससे आपकी सिमेट्री जो है ना, डायग्राम की सिमेट्री है, वो खराब हो जाएगी। आपको अगर याद आ रहा है तो नीचे लिखिए अन्य, अन्य करके लिख दिए उसके तुरंत नीचे, और यहाँ 2-3 पॉइंट और लिख दीजिए अगर याद आ रहे हैं तो। लेकिन डायग्राम को खराब मत कीजिए, क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा आपका। अब साइबर सुरक्षा विज्ञान को देखते हैं, इसका माइक्रो नोट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली, इसका घटक होनी चाहिए। दूसरा, साइबर सुरक्षा विज्ञान का महत्व क्या है, और साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं, वो तो आपको पता ही होगा सारी भाई। जैसे हैकिंग होती है, स्पूफिंग होती है, रैंसमवेयर होता है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते हैं, और डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि क्या है, साक्षरता ही नहीं है यहाँ, डिजिटलीकरण भी कम है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब घटक में देखिए, आप बड़े बड़े लिखने के बजाय माइक्रो नोट्स में क्या लिखेंगे, सीधा नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सूचना सुरक्षा। क्लाउड मतलब क्लाउड की सुरक्षा और सूचना की सुरक्षा, क्योंकि सूचना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसके घटक क्या है, सूचना प्रतिक्रिया। सूचना प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसे कोई साइबर अटैक होता है तो तुरंत क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे हम। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे। अगर अगर इसके ऊपर भी आपको पूछता है कि भाई साइबर प्रतिक्रिया क्या है, ये जो दिख रहा है साइबर प्रतिक्रिया क्या है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, पहचान करेंगे। फिर समस्या की पहचान, जैसे कोई अटैक हुआ, जैसे एम्स के ऊपर अटैक हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि अटैक हुआ है और किस प्रकार का अटैक हुआ, क्योंकि अटैक भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहचान करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारी क्या कमियां थी। फिर क्या करेंगे, संचार, अर्थात तुरंत जो हमारी टीम है, जो उनसे इम्पैक्ट होगी उस अटैक से, उनको सबको हम मैसेज भेजेंगे कि ये अटैक हो चुका है। तो ये होती है सूचना प्रतिक्रिया। उसके बाद क्या होगा, आगे कार्रवाई करेंगे और जो डेटा हमारा लॉस हुआ उसकी पुनर्प्राप्ति करेंगे। तो ये सूचना प्रतिक्रिया होती है, अर्थात इन्फॉर्मेशन रेस्पॉन्स। और घटक क्या है, साइबर सुरक्षा का घटक जागरूकता और प्रशिक्षण भी है। अगर यूजर जागरूक है, उदाहरण के लिए कोई आम यूजर है तो उसको पता है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, तो ये साइबर सुरक्षा का पार्ट है। और प्रशिक्षण भी देना चाहिए आम जनता को, या जो साइबर सुरक्षा से जुड़ी टीम है उसको भी प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ये साइबर सुरक्षा के घटक है। तो माइक्रो नोट्स में क्या किया, अब इतना मैंने बताया आपको 4 से 5 मिनट, लेकिन जब रिवाइज करेंगे आप तो इतना लिखेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। साइबर सुरक्षा का महत्व, अब आप
आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है, जैसे कि साइबर सुरक्षा, सूचना की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा करना, या है, या ये सब हटा देंगे आप माइक्रो नोट्स में। सीधा कीवर्ड लिखेंगे, जैसे सूचना की सुरक्षा, भरोसेमंद डिजिटल वातावरण। और एक चीज़ और है, जो पॉइंट्स आपको याद है वो बिल्कुल नहीं भूलोगे, वो यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है माइक्रो नोट्स में। केवल वो लिखिए जो आप भूलते हैं, या जो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यार मैं इसको भूल ना जाऊँ, ये मुझे लिखना ही है। अब जैसे R&D है, ये आपको याद रहेगा तो छोड़ दीजिए इसको। कॉपीराइट्स है, ये भी आप लिखिए। रोजगार सृजन है, भाई साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है, रोजगार सृजन भी है, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट हमारे होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। आर्थिक हानि से बचाव होता है, तो ये तो सीधा सीधा इसका महत्व है। अगर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी तो जो हमारा इकोनॉमिकल लॉस होता है वो नहीं होगा। अब ये देखिए मेन जो हमारी मेन बॉडी की चीज़ें वो आ गई। अब इससे संबंधित क्या होता है, एक आपको पता होगा कि बुडापेस्ट कन्वेंशन होता है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ये कीवर्ड आपको मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड आप ऐसे कुछ भी पहचान कर लीजिए। मैं हैशटैग लगा के करता था कि अपने कीवर्ड ऐसे लिखते था एक पेज पर सारे हैशटैग, तो मुझे याद रहते कि ये कीवर्ड मुझे याद करके जाने हैं एग्जाम से पहले। ऐसे ही आप कीवर्ड लिखिए, हर टॉपिक के 1-2 कीवर्ड भी लिख लीजिए जो आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। अब ये देखिए यूएसए का तैलीन मैनुअल, ये भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर था, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में डाल सकते हैं कि हमें यूएसए के तैलीन मैनुअल को फॉलो करना चाहिए, या उससे सीख लेनी चाहिए, या उसके जैसा अपना एक मैनुअल तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका माइक्रो नोट्स कंप्लीट। अब साइबर सुरक्षा के ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टैकल कर ले जाओगे। आगे देखिए जैव प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस, ये बार बार आता है क्वेश्चन भी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन मतलब टॉपिक है। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, 4 लाइन में लिख दिया बस। कृषि क्षेत्र में क्या होगा भाई, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती है, बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, टिश्यू कल्चर होता है ना, जिससे क्या होता है रोग मुक्त बीज बनाते हैं हम। दूसरा चिकित्सा क्षेत्र में पूछता है जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी। इसका एक आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, और फिर इसको बना दीजिए जैसे बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बना सकते हैं। अगर सीधा सीधा जैव प्रौद्योगिकी क्या है पूछता है तो ये बना दीजिए आप। चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है, जीन थेरेपी होती है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी का प्रयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का स्टेम सेल, यहाँ जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। नैनो रोबोट बना रहे हैं जो क्या करते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और जहाँ थेरेपी देनी है वहीं जाकर बॉडी के अंदर थेरेपी देते हैं। नैनो रोबोट बन रहा है, ये बड़ी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। खाद्य प्रसंस्करण में होता है, उसमें क्या होगा फूड टेक्नोलॉजी, जैसे फोर्टिफाइड राइस, गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है पोषण तत्व बढ़ा देते हैं हम, पोषण गुणवत्ता पोषण, और ये उदाहरण एक लिख लीजिए गोल्डन राइस। ऐसे ही पर्यावरण में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाएंगे, ऑयल जैपर बैक्टीरिया बनाएंगे। ये क्या होता है, जो ऑयल स्प्लिट होता है समुद्र वगैरह में उसको ये खा लेते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया है, ये जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के बाद ही बनाए जाते हैं। इसके बाद जैव ऊर्जा, देखिए ये क्या है ना, ये सब आपको याद रह जाएंगे, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा, खाद्य, पर्यावरण, लेकिन ऊर्जा नहीं याद आएगा, तो जैव ऊर्जा क्षेत्र आप लिख लीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए ऐसे। अब पर्यावरण प्रबंधन में भी देखिए ये बायोरोग भी है, इसका उदाहरण जैव ईंधन भी आ जाएगा, जैव ऊर्जा में जैव ईंधन आ जाएगा। तो ये सब ऐसे बनाकर लिख लीजिए आप 4-5 पॉइंट। 4-5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ऐसे नहीं कि आप 10 पॉइंट लिखोगे, 5 मैक्सिमम रखिए, और 5 वो वाले पॉइंट रखिए जो आप भूलते हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुद्दे, अब देखिए मुद्दे, इसका एक लाइन में मुद्दे आ गए, लेकिन जब वहाँ लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, वहाँ हम हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर पॉइंट लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, तो ये इतने मुद्दों से ही आपका आधा पेज तैयार हो जाएगा एग्जाम में जब लिखोगे आप। नैतिक मुद्दे क्या है, बेबी डिजाइनर। दूसरा क्या है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे कि कोई ऐसा बैक्टीरिया बना दिया जिससे बड़ा ही भयंकर तबाही मचा दी, जैसे कोरोना था। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण एट दीर्घकालिक, मैंने क्या लिखा है इसका मतलब मैं समझता हूँ, आप भी अपनी भाषा में लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी में क्या है कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाई जो प्राकृतिक चीज़ है, एक फसल है हमारी, जैसे बीटी कपास आपने सुना होगा, और बीटी बैंगन। बीटी कपास तो अलाउड है लेकिन बीटी बैंगन अलाउड नहीं हुआ, बड़ा ही इस हंगामा होता है इसके ऊपर। तो बीटी बैंगन ये है, जब जीन मॉडिफाइड करेंगे हम किसी सब्जी का, तो इतने दिन से हमारा शरीर क्या है, उस चीज़ को खाने की आदत हो चुकी है उसे, अब उसका हम जीन मॉडिफाइड करेंगे तो हमें यही नहीं पता कि हमारे ऊपर उसका दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा क्या। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं
प्राय देखा गया है कि उसके आसपास की जो फसलें होती हैं ना, उसके ऊपर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी फसल जो है कमज़ोर हो जाती है, इनका उत्पादन कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ तो फ़ायदा मिला इसका, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट इसने ख़राब कर दिया। तो ये पूरा स्टेटमेंट फिर हम बना के लिख लेंगे, क्योंकि मेरे याद है कि भाई आपके भी याद हो जाएगा, जैव पर्यावरण एड दीर्घकालिक अर्थात पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव, इतना बड़ा लिखने की बजाय ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए आप, माइक्रो नोट्स पूरा तैयार हो जाएगा आपका। ये देखिए वामपंथी उग्रवाद। अब इसमें क्या है भाई, जो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि एक तो निपटना हो गया, निपटना मतलब सशस्त्र बलों के थ्रू निपटना हो गया। जैसे अभी क्या था, ऑपरेशन ग्रेहाउंड चलाया था, उनको सीधा सीधा मार दिया। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर बटालियन चलाई थी नक्सलियों को मारने के लिए, वो तो हो गया सीधा सीधा सेना के द्वारा। लेकिन अन्य उस क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वामपंथी उग्रवाद के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो सीधा सीधा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन की फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना लिए, इसके माइक्रो नोट्स। तो इसमें 3-4 चीज़ें लिख देंगे। राष्ट्रीय नीति कार्य योजना 2015 में शुरू हुई थी। सारंडा मॉडल, ये आप जरूर लिखेंगे। सारंडा मॉडल क्या था, 2011 में शुरू हुआ। सड़क इंफ्रा इतना लिखेंगे तो आप लिख दोगे। इसके साथ साथ फिर क्या लिख दोगे आप, 3-4 पॉइंट, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, प्रशासनिक भवन बनाएंगे, शेल्टर होम बनाएंगे। तो ये सब इसमें सारंडा मॉडल में आ जाएगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सारंडा मॉडल जो है ये कुछ इंफ्रा से रिलेटेड है, इतना तो आप फिर वहाँ लिख लोगे। और यही आप क्या है कि इतना शॉर्ट में लिखोगे तो रिवीजन हो पाएगा वहाँ 1 से 2 घंटे में, पूरा आपका पेपर का रिवीजन हो जाएगा। रोशनी पहल थी, ये क्या है, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है ना, जो सुबोध्य ग्रुप होते हैं ST के, 34 प्रभावित जिले, शॉर्ट में लिख लिया मैंने। क्या हुआ, 50 के युवा प्रशिक्षण, अर्थात 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया इसके तहत। तो ऐसे फिर पूरा एक आप स्टेटमेंट बना देंगे एक शब्द से। हक और अधिकार क्या थे, FRA अर्थात वन अधिकार अधिनियम 2006 का आया था। छूलो आसमां जैसी पहल आई थी। पोटा केबिन OP चौधरी जी ने चलाई थी, तो ये आप उदाहरण में देंगे वहाँ। OP चौधरी जो DM थे वहाँ बस्तर में। अन्य क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम वहाँ भी चल रहा है। समाधान स्ट्रेटेजी चल रही है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, इसके तहत क्या करते हैं, उसे जो नक्सलवादी है उनको उठा उठा कर ठोक देती है हमारी सेना। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, बाद में मुझे याद आया होगा कभी, तो मैंने जनजातीय विकास परिषद भी लिख दिया, क्योंकि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस प्रकार से आपके माइक्रो नोट्स बन जाएंगे। तो ये तो ही माइक्रो नोट्स की बात। अब देखते हैं कि देखिए जैव विविधता का टॉपिक है, ये बता देते हैं। अब ये देखिए, जैसे GM फसलों का मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स फिर से बना दिया। ऐसे क्या है, किडनी को खतरा है, इसका WHO ने बोला है। मोनार्क तितली है, वो नष्ट हो रही है USA में। US भाई, जहाँ उन्होंने GM फसलें बोली वहीं क्या हुआ, तितली तो आएगी फसलों के ऊपर। तो मोनार्क तितली जो है बड़ी मास स्केल पर वो है, उनकी मृत्यु हो गई केवल GM फसलों के कारण। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, 1-1, 2-2 मैक्सिमम बस, तो फिर आपको याद आ जाएगा। जैव आधिपत्य क्या है भाई, किसी चीज़ का कब्जा हो जाएगा, किनका, विदेशी कंपनियों का बीज पेटेंट कराएंगे तो उनका कब्जा हो जाएगा। अब इसमें एक वाद आया था, ये शॉर्ट में लिख दिया भाई, मोनसेंटो कंपनी है वर्सेस क्या है, नुजीवीडू सीड्स, ये और भारतीय किसान, ये इनके बीच ये वाद आया था। आगे चलिए, GEAC, ये एक समिति है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अनुमति देती है हमारे यहाँ। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो है इसके तहत कि GM फसलों को उत्पादकों की मंजूरी दी जाती है। ये जैव विविधता बनाया। देखिए, अब जैव विविधता इतना बड़ा टॉपिक है, 3-4 पेज का, लेकिन यहाँ मैंने मेन चीज़ लिख ली भाई, जैव विविधता जब भी आएगा मैं बताऊंगा। RH विटेकर ने 3 प्रकार की बताई थी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बड़ा कर देते हैं इसको। अल्फा विविधता क्या है, जब एक साइट के अंदर कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो ये लिख लिया, यहाँ मैंने बना दी 1, 2, 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। ऐसे मैंने उदाहरण में भी लिख लिया कि जिससे समझ आ जाए, भूले ना कि यह क्या था, ये भूल जाएंगे नहीं तो थोड़े दिन बाद आप। साइट A की अल्फा विविधता इक्वल टू 3, तो क्योंकि यहाँ 3 प्रकार की प्रजातियां, एक ही है। ऐसे आप डायग्राम भी बना देंगे वहाँ जब एग्जाम में आएगा। बीटा क्या होता है कि जब 2 समुदायों के बीच देखते हैं, 2 इकोसिस्टम के बीच देखते हैं हम, 2 साइट्स के बीच में। जैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ ये भी है, ये अलग हो गया यहाँ, और इसमें क्या हो गया, ये अलग हो गया, है ना। तो इनकी क्या हुई, और हाँ, ये 2 अलग है, ये 2 कॉमन आ गए, ये 2 कॉमन आ गए, और ये 2 कॉमन आ गए। तो इसकी जैव विविधता क्या हो गई, 3 हो गई। सॉरी, बीटा साइट B की, तो ये देखिए साइट A की बताइए यहाँ 3 है, और साइट B की में भी इसमें 3 प्रकार की है। तो अल्फा विविधता तो दोनों की ये है, लेकिन बीटा विविधता क्या होगी इनकी, 2, क्योंकि 2 ही कॉमन है ना। विविधता अर्थात विविधता हम उसको बोलते हैं जब किसी चीज़ों में बदलाव होता है। मान लिया यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है, विविध प्रकार की प्रजातियाँ हैं।
तो इसमें क्या है, एक इधर ये कॉमन नहीं है, ये वाला ये अलग हो गई, और एक इधर से क्या अलग हुआ, इधर में कौन सा, ये प्लस वाला अलग हो गया। तो इन दो साइडों को अगर मिला के देखें तो ये दो अलग हैं, बाकी कॉमन है। तो इसकी जैव बीटा जैव विविधता क्या होगी, इसकी 2, और गामा जैव विविधता क्या होगी, पूरे ABC जितने भी साइट्स हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर उनकी जो विविधता है, तो वो देखोगे आप 5 आएगी। ये 2 इधर आ जाएगी, 3 इधर मिला के 5 हो जाएगी ऐसे। अच्छा, इसकी अन्य विधियां भी देखिए, शॉर्ट में मैंने लिखी थी। अन्य मापन की विधियां क्या है जैव विविधता की, शैनन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स। अब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैव विविधता के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडेक्स, इस इंडेक्स के तहत बताइए जैव विविधता क्या है, वो कॉमन क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप PYQ देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से पूछते हैं। अच्छा, इसकी 2 बॉडी है, इनका भी नाम लिखेंगे, पंचायती जैव विविधता रजिस्टर। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो पंचायत राज का कहीं भी जिक्र करते हैं तो वो बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। उसके बाद NBN नेशनल अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, NBN नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब आक्रामक प्रजाति लैंटेना घास, ये इसलिए लिख लिया क्योंकि इससे संबंधित है, कई बार आ जाता है। ये तो हुआ हमारे माइक्रो नोट्स। ऐसे ही गरीबी के ऊपर देखिए, गरीबी की क्या है, विश्व बैंक की एक परिभाषा लिख दी। अब आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी गरीबी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं विश्व बैंक के अनुसार उसकी परिभाषा लिखूंगा या नीति आयोग के अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन माइक्रो नोट्स में जब बना लो, आप एक बार बनाकर कंप्लीट किया आपने माइक्रो नोट्स, तो फिर आप उसके ऊपर स्टिक रहिए। ये नहीं कि किसी और का देखेगा तो फिर उसमें ऐड कर दोगे, फिर तो पूरा माइक्रो का क्या है, बड़ा नोट्स बन जाएगा लेंदी। अब मैंने जैसे ये गरीबी है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो यही परिभाषा लिखूंगा और यही ग्राफ बनाऊंगा। ये पहले से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि उससे आपका टाइम बचेगा, और फिर क्वेश्चन का फ्रेमिंग तैयार रहेगी कि जैसे गरीबी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे हम, या तो नीति आयोग का दिखा देंगे या वर्ल्ड बैंक का दिखा देंगे कि कैसे भारत में 2005 से लेकर 2022-23 तक कम हुई है गरीबी। ऐसा ग्राफ बना दीजिए या ऐसा बना दीजिए, मर्जी है आपकी। इसमें ग्रामीण शहरी गरीबी दिखाया कि ग्रामीण गरीबी इतनी है, शहरी गरीबी इतनी है, और ऐसे आप उनको इंडिकेशन बता दीजिए कि ये किसको इंडिकेट करता है। ये इतना सा डेटा लिखेंगे आप, और फिर वही प्रभाव देखिए, शॉर्ट में लिखा हुआ है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्या क्या है, जनसांख्यिकी दायित्व, राजकोषीय घाटा, बेरोजगारी, राजनीति में क्या भागीदारी कम होती है गरीबों की, सीधी सी बात है। और ADR की रिपोर्ट बता देंगे यहाँ कि धनी MP है, कितने पार्लियामेंट में कितने % धनी MP है वो बता दीजिए आप। अधिकारों की वंचना होती है गरीबों की, सीधी सी बात है भाई, गरीबों को कौन राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रहा है। सामाजिक क्या है, निरक्षरता होती है तो खराब रोजगार मिलेगा गरीबों को। IMR ज़्यादा रहेगा उनका, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अर्थात वहाँ बच्चे ज़्यादा मरते हैं गरीबों के। कुपोषण रहेगा, वेस्टिंग, स्टंटिंग, बेघर बालक, बाल आश्रम, गरीबी का महिलाकरण, अर्थात गरीबी बेचारी महिला भी गरीबी हो जाती है वहाँ। मानव विकास पर प्रभाव बताएंगे, पसंदीदा जीवन नहीं जी सकते भाई, जब गरीब होगा तो अपना पसंदीदा जीवन कहाँ जिएगा, वो तो खाने पीने का जुगाड़ करेगा अपना। ज्ञान का स्तर निम्न रहता है, और निर्णय क्षमता भी कमजोर रहती है। जब कोई कमजोर होगा तो उसकी बात कोई मानेगा नहीं, और वो खुद भी कोई निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसे समझ नहीं आता मुझे करना क्या है, वो उसके पास इतना अभाव होता है चीज़ों का। तो ये हो गया आपका। इसके बाद इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे, देखिए आप, आंतरिक सुरक्षा जब भी आता है, ये डायग्राम बना लीजिए आप। क्या है, बड़ा कर देते हैं इसको, आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति और सामाजिक शक्ति। अगर ये सब तीनों हैं तभी राष्ट्र सशक्त एवं सुरक्षित है। तो आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये आप ऐसे बनाएंगे, या इसको एक डायग्राम इस फॉर्म में बना सकते हैं आप, मर्जी है, क्योंकि 4-5 टाइप के डायग्राम आप याद रख लीजिए, कम से कम 8-10 टाइप। तो एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद अगर एक डायग्राम बना रहे हैं तो फिर ये नहीं हो कि आप हर जगह वेन डायग्राम ही बना रहे हैं, या रेक्टेंगल या ट्रायंगल ही बना रहे हैं, इस प्रकार से बनाएंगे। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का आप लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आता है क्वेश्चन, और हर बार आता है, तो क्या करेंगे, ये 3 और 3 6 ये षटकोण बनाएंगे। तो आप अपने माइंड में अभी से रख लीजिए कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आएगा, भले मुझे 8 पॉइंट भी याद है, लेकिन मैं बनाऊंगा षटकोण ही, और षटकोण में ये बनाऊंगा। लेकिन एक आध पॉइंट छोड़ देंगे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अगर प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। अब मान लीजिए ये पॉइंट के बाद आपको एक और याद आया, कुछ की सॉफ्ट पावर या कुछ याद करें, है ना, वो अगर आप यहाँ बनाओगे तो पूरा डायग्राम आप बेकार कर दोगे। उसको कहीं और एग्जाम में यूज करना, क्योंकि पूरा मेन बॉडी में तो आगे लिखना ही है, उसको किसी पॉइंट में यूज करेंगे। ऐसे साइबर सुरक्षा है, जैसे साइबर सुरक्षा क्या है भाई, सूचना की सुरक्षा, उपलब्धता होनी चाहिए सूचना की, और सूचना की अखंडता होनी चाहिए, अर्थात सूचना जैसी चाहिए वैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी सूचना कुछ आ जाए। तो ये साइबर सुरक्षा के 3 पहलू हैं। तो ये 4-5 डायग्राम आप बना लीजिए साइबर सुरक्षा के ऊपर, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई ना कोई वहाँ फिट हो जाएगा 100%, और आपको डायग्राम याद करने की फिर चिंता नहीं रहेगी, और ना एग्जाम में फिर कि मैं कैसा डायग्राम बनाऊँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब ये घटक हैं देखिए,
अब ये घटक आप इतने याद कर लीजिए, या आपको 4 याद आ रहे हैं तो 4 ही बनाइए, 6 याद आ रहे हैं तो ऐसे 4 बना के ऐसे 2 6 बना दीजिए, वो भी सिमेट्री रहेगी। 8 याद आ जाएंगे तो इसी में यहाँ खींच देना, इसे यहाँ खींच देना लाइन, तो 8 आ जाएंगे आपको याद। तो वो आपको उसी टाइम डिसीजन लेना है कि भाई, मतलब उसी टाइम नहीं लेना, वो आपको पहले से डिसीजन लेना है कि उस टाइम में क्या बनाऊंगा एग्जाम हॉल के अंदर। नहीं तो अगर सोचोगे कि नहीं मेरी याद है 5 पॉइंट मैं एग्जाम हॉल के अंदर बना लूंगा, तो पता चला आपने ये पेंटागन तो बना दिया और पॉइंट्स आपको याद आए 4, तो एक रह जाएगा खाली, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है। या गलत पॉइंट लिखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखिए जैव प्रौद्योगिकी, भाई इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं आप। अब वेन डायग्राम क्योंकि बड़ा आसान है, उसको कहीं और बना लीजिए आप जहाँ कुछ याद नहीं आ रहा है। ये स्पेशल डायग्राम आप याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे बनाऊंगा जीव विज्ञान, ऐसे बनाऊंगा प्रौद्योगिकी, दोनों को हस्तक्षेप से क्या बनता है, जैव प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार के डायग्राम आप बनाएंगे तो वो इंप्रेसिव होंगे, एग्जाम में आपको अंक ज़्यादा मिलेंगे। ये डिलाइट की रिपोर्ट थी महिला श्रम भागीदारी की, ये मैंने लिख लिया ऐसे, ये डेटा आपके कहीं काम आएगा। ये पूछता है अब संधारणीय पर्यटन 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 के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको तो बना लीजिए कम से कम, इस प्रकार से डायग्राम, डेटा शीट और माइक्रो नोट्स, बाकी धीरे धीरे करते रहना फिर उसको अपडेट। अब संधारणीय पर्यटन क्या होता है भाई, पर्यावरण भी संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण भी संधारणीय रहे, उससे सामाजिक संस्कृति है वो भी संधारणीय रहे, कि भाई किसी की संस्कृति में हस्तक्षेप ना करे। अब जैसे आप जाकर देखते हैं कि उत्तराखंड में रोज क्या होता है, दिल्ली हरियाणा के जो छात्र, वो जो लड़के होते हैं वो दंगा वंगा करते हैं वहाँ, तो उनकी संस्कृति को ठेस पहुँचाते हैं। अभी प्रयागराज में क्या हुआ था कि किसी ने गंगा नदी में क्या था, हड्डियां फेंक दी थी बिरयानी खाकर। तो इस प्रकार का पर्यावरण पर्यटन से बचना चाहिए, जिससे कि सामाजिक सांस्कृतिक किसी की संस्कृति को ठेस पहुंचे। अभी किसी ने वहाँ बियर पी थी, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और आर्थिक रूप से संधारणीय होना चाहिए, अर्थात जो पर्यावरण से जो इकोनॉमी है वो भी लॉन्ग टर्म चले। ऐसा नहीं कि भाई जितने प्रकार पर्यावरणीय संसाधन है वो उनका आज ही दोहन कर लिया और पर्यटक गए और वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो आर्थिक संधारणीय भी होना चाहिए कि उससे क्या है, एक आय भी बनी रहे स्थानीय समुदाय की भी और जो पर्यटन से जुड़ी संस्थाएं हैं उनकी भी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये डिस्कस किया। अभी बता देना आगे के डायग्राम और माइक्रो नोट्स फिर ऐसे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे आपको। कमेंट कीजिए कि आगे किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए माइक्रो नोट्स या डायग्राम, तो मैं उनको फिर नई वीडियो बना देंगे। कम से कम 4-5 पॉइंट होंगे तो अच्छे से बना दी जाएगी एक वीडियो। और बीच बीच में जो मेरे पास है जितने भी नोट्स हैं हैंड रिटन, उनका भी मैं यहाँ एक एक वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग एक्सेलरेट हो सके और एक्सेल हो सके और आप मेंस में अच्छे नंबर मिल सके। हमारी जो ये आधार सीरीज है इसका पूर्ण ध्येय यही है कि आपको मेंस के लिए एक्सपर्ट बना दे। ये जो निःशुल्क चल रही है आधार सीरीज यूट्यूब पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वो फ्री है, उसमें वीकली टारगेट दिए जा रहे हैं। और जो छात्र जिनका अंतिम प्रयास है या 1 से 2 टाइम बचे हैं और जो सीरियस हैं बिल्कुल, उनके लिए एक विशेष बैच चलाया है। उसकी मैंने अनाउंसमेंट कल भी किया था। विशेष बैच 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, सॉरी 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मतलब 1-2 दिन में। और उसमें क्या होगा कि मंडे टू फ्राइडे आपको 3-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे डेली। फिर सैटरडे को आपका लाइव टेस्ट होगा 1 से 1.5 घंटे का, वो भी 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जितने भी होंगे डिसाइड करेंगे, लेकिन लाइव टेस्ट होगा। इससे क्या होगा कि आप जो पूरे वीक पढ़ोगे उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और उस टॉपिक के इर्द गिर्द नए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से उनको कंठस्थ हो जाए आपके एग्जाम से पहले। तो इसीलिए इसका नाम विशेष बेंच है, क्योंकि इसमें क्या है, विशेष अभ्यास आपसे कराया जाएगा और आप अन्य से विशेष बने, यही इसका ध्येय है और 100% इसका रिजल्ट रहे हमारा। इसलिए इसमें गंभीर छात्र को ही जोड़ा जा रहा है। अगर आप गंभीर है, बिल्कुल पूर्णतः समर्पित है, जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव आंसर राइटिंग करते बड़ा जोर पड़ता है। फिर भागना मत उससे कि भाई अब सर मैं आज लाइव नहीं कर पाऊंगा, वो सैटरडे संडे को रखी जाएगी आपके अकॉर्डिंग, सैटरडे को भी प्लान है, तो उसका फिर उससे बचना मत। आप कोशिश कीजिए कि करिए लाइव आंसर राइटिंग, क्योंकि घर बैठकर 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में लिखने जाते हो तो इसमें से आधा भूल जाते हो। अब इस प्रकार से अगर आप लाइव आंसर राइटिंग करते रहेंगे वीकली, वीक में एक बार, तो फिर भूलने का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा है, 200 दिन तो प्रीलिम्स में बचे हैं, उसके बाद फिर आपको 2.5-3 महीने मिलेंगे, तो मेंस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आधार बैच के लिए जुड़ना है तो इस नंबर, सॉरी विशेष बैच से जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज, आपको जोड़ दिया जाएगा। इसकी फीस अभी इतनी है और 1-2 दिन में बढ़ाकर जैसे बैच शुरू हो जाता है उसके बाद फिर फीस यही रहेगी, फिर कम नहीं होगी, क्योंकि जो सीरियस छात्र हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाइए, इसके बाद कोई डिस्काउंट वगैरह
नहीं हो, क्योंकि दोस्तों कहीं भी आप देखेंगे तो इतने में ना आपको 2 क्वेश्चन डेली कराते हैं बस। हम यहाँ लाइव भी करा रहे हैं और 3 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। मॉडल उत्तर मिलेगा और कॉपी चेक होकर आपको अगले दिन मिल जाएगी। और 1 to 1 डिस्कशन लाइव मीटिंग, जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू ही होगा सारे डाउट, क्योंकि इसमें इसका ध्येय ये है कि आपको ना एक्सेलरेट किया जाए। भाई जितने भी एक्सपर्ट छात्र होते हैं उनको बेसिक आंसर राइटिंग तो आती है, उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वही हम बताएंगे। और मॉडल उत्तर भी अच्छे से बनाए जा चुके हैं काफ़ी मॉडल उत्तर। आपको बस केवल जुड़ जाना है, या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप चैनल, और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और क्या सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।